गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ेंगे यहाँ पे पीटी 365 का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरू से ही मैंने क्या कहा था, इस क्लास का जो मेन पर्पस होगा या जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा कि हम करेंट अफेयर्स को देखें ही देखें, साथ में बेसिक्स को भी देखें। ठीक है, ताकि हम यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है उसमें क्लियर कर सकें और यूपी पीसीएस में भी हमें क्या करें, हेल्प करें। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम इससे पहले जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था उसको देखा था हमने। उसमें बिग कैट्स क्या क्या करती हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम इस पार्ट 3 में हम राइनो से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइनो से। तो चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट, यानी कि राइनो को लेकर के, राइनो जो गैंडा होता है उस गैंडे को लेकर के क्या आई है, रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो जब ये इस गैंडे को लेकर के रिपोर्ट आई है तो सोचने वाली बात है कि इस रिपोर्ट को किसी ने जारी किया होगा। किसी ने तो जारी किया होगा। तो इसे जारी किया है किसने, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1991 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो कितने मेंबर देश हैं, तो इसके 10 कंट्रियाँ जो हैं इसके सदस्य हैं। और रही बात इसके हेड ऑफिस की, तो ये कहाँ है, तो ये यूएसए में है। यानी इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ठीक है, किसकी देन है, यूएसए की देन है। ठीक है, तो अब ये इसने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में इसने क्या बताया, इस रिपोर्ट में इसने बताया कि पूरे विश्व में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो राइनोज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी है, 28,000 है। ठीक है, साथ ही साथ इसने ये बताया कि अभी आप देखेंगे कि अफ्रीका में इनकी पोचिंग्स बढ़ी हैं। यानी कि जो अफ्रीका है वहाँ पे इनके शिकार में वृद्धि देखी गई है। कितने प्रतिशत की, तो 4% आप देखेंगे कहाँ पे, अफ्रीका में। अफ्रीका में आप देखेंगे तो इनका शिकार क्या हुआ, शिकार बढ़ा है। ठीक है, वहीं फिर ये जब बात करता है फिर इसके बाद देखिए ये कहता है जो वाइट रैनो हैं, जो सफ़ेद गैंडा है उनकी संख्या बढ़ी है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे जो भारत का जो भारतीय गैंडा है, जो एक सींग वाला वन हार्ड वाला गैंडा है, इसकी संख्या क्या हुई है, क्या इसकी संख्या कम हुई है, क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी ऐसे ही। तो इनकी संख्या ना तो कम हुई है और ना ही बढ़ी है, ये क्या रही है, ये स्थिर रही है। क्या रही है, ये एकदम बिल्कुल सेम रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसके बाद देखिए हम राइनो के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उस 5 में से 2 अफ्रीकन हैं और 3 एशियन हैं। इन अफ्रीकन के अंतर्गत एक वाइट रैनो आता है और ब्लैक रैनो आता है। वहीं एशियन के अंतर्गत इंडियन रैनो, ये सुमातेरियन और जावा, ये 3 प्रकार के किसके अंतर्गत आते हैं, एशियन के अंतर्गत आते हैं। फिर आप देखेंगे भारत के संदर्भ में दिया हुआ है कि भारत ने जो राइनो को बचाने के लिए या गैंडों को बचाने के लिए कब स्ट्रेटजी शुरू की थी, तो आप देखिए 2019 में नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी लाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। कब, 2019 में। इसी तरीके से इस पर एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी है। कौन से गैंडों के लिए, जो एशियन गैंडे हैं उनके लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी लाया गया था, ये भी 2019 में लाया गया था। इसके अलावा 2020 में इंडियन राइनो विजन भी लाया गया। ठीक है, तो ये तो इनको प्रोटेक्ट करने की बात हो गई। अब इस संबंध में थोड़ा सा हम और डीप देखेंगे। ठीक है, डीप देखने से तात्पर्य ये है कि हम देखेंगे कि इन जो गैंडे हैं, जो ये गैंडे पाए जा रहे हैं, ठीक है, इन गैंडों में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो ये जो वाइट रैनो है ना, सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है। ठीक, सर्वाधिक संख्या किसकी है, वाइट रैनो की है। वहीं पे आप देखेंगे जो जावा रैनो है इनकी संख्या सबसे कम है। इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या सबसे कम है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सूचियों में, जो सूचियां हमने बताया था कि जो सूची जारी की जाती है
ठीक है, साइट्स द्वारा। ये भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 द्वारा, और IUCN की जो रेड लिस्ट है, किसकी, जो IUCN की रेड लिस्ट है, उनमें इनका क्या स्थान है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब इसके अंदर हम अंतर्गत हम देखते हैं, तो पहले हमने देखा सफ़ेद गेंडा, ठीक, फिर हमने देखा काला गेंडा, इसके बाद देखा हमने भारतीय गेंडा, फिर सुमात्रा या सुमात्रा लिख लीजिए, सुमात्रा गेंडा, फिर जावा गेंडा। ठीक है, तो जब ये सफ़ेद की बात करेंगे आप, जब हम सूचियों की बात करेंगे कि ये साइट्स की साइट्स की किस सूची में है, ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कौन सी सूची में है, और ये IUCN की कौन सी सूची में है। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर UPSC किसी के बारे में पूछता है या किसी भी जीव के बारे में पूछता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो संकटग्रस्त होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मुख्यतः साइट्स के पहली सूची में ही आएंगे। तो ये सब के सब साइट्स की कौन सी सूची में आएंगी, पहली में आएंगी। उसी तरीके से जो भारत का अधिनियम है 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसमें भी ये लोग किस सूची में आएंगे, फर्स्ट में आएंगे। साइट्स के फर्स्ट में आने का मतलब है कि इनका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जा सकता। भारत के जो वन्यजीव संरक्षण में है, इसका मतलब है कि भारत में इन्हें आप पालतू नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ना ही भारत में इन्हें खरीदा व बेचा जा सकता है, और ना ही इनका शिकार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान है। वही IUCN की जब सूची देखेंगे, ठीक है, तो सफ़ेद गैंडे किस में है, ये नियर थ्रेटेंड में है, यानी कि ये चीज़ दिखाता है कि सफ़ेद गैंडे की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, वहीं दूसरा आप जब देखेंगे, जो ये अपना काला भाई है, मतलब जो काला गैंडा है, तो ये किस में है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी इसकी संख्या बहुत कम हुई है। वहीं जब आप भारतीय गैंडे की बात करेंगे, जो एक सींग वाला है, जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, तो ये किस में आएगा, ये वल्नरेबल में आएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप ये सुमात्रा या सुमात्राई गैंडे की बात करेंगे, तो ये किस में आएगा, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आएगा। वहीं जावा है, ये भी CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आएगा। यानी कि जावा हो गया, सुमात्री हो गया, और काला, ये तीनों किस श्रेणी में आएंगे, ये तीनों एक ही श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम गैंडे के बारे में देख लेते हैं। तो हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, भारत के जब संदर्भ में देखेंगे, तो भारत में कौन सा गैंडा पाया जाता है, जो भारत में जो गैंडा है, गैंडे के दो प्रकार हैं, एक तो अफ्रीकन है और एक एशियन है। तो एशियन महाद्वीप में होने की वजह से भारत में कौन सा पाया जाता है, ठीक है, एशियन गैंडा पाया जाता है। भारत में इनकी संख्या कितनी है, तो अभी हम देखें तो इनकी टोटल संख्या करीब 4014 है। ठीक है, ये 2022 का आंकड़ा है, जिसके अकॉर्डिंग वही भारत के किस राज्य में इनकी संख्या सर्वाधिक है, तो भारत का जो असम है, ठीक है, असम राज्य में इनकी संख्या कितनी है, करीब 90%। यानी भारत में जो 90% ये पाए जाते हैं, 100% पाए जाते हैं, उसमें 90% कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं। ठीक है, असम में। इसके बाद देखेंगे किस नेशनल पार्क में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो काजीरंगा, यानी कि काजीरंगा मुख्यतः इनके ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, करीब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2600, ठीक है, जो 2600 गैंडे हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। और ये काजीरंगा आपका है कहाँ पे, तो ये असम में। याद रखिएगा, मिलाने के लिए अक्सर क्वेश्चन देता ही देता है। इसके बाद इनकी कुछ संख्याएं आप देखेंगे तो जल्दापारा में पाई जाती हैं। तो जल्दापारा याद रखिएगा कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा आप देखेंगे पोबीतारा में पाई जाती हैं। पोबीतारा कहाँ पे है, ये भी असम में है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। यानी कि जो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं मात्र 2 ही जगह पाए जाते हैं, एक तो भारत में पाया जाता है और दूसरा कहाँ पाया जाता है, नेपाल में। ठीक है, तो ये जब नेपाल में पाए जाते हैं, तो
तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्यतः नेपाल में जो इसका चितवन नेशनल पार्क है, कौन है? चितवन नेशनल पार्क है, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। जैसे गैंडा मांसाहारी होता है या शाकाहारी होता है, बताइए? तो ये आप देखेंगे शाकाहारी होता है। ठीक है, यानी वही घास फूस ज़्यादातर ये लोग यही खाते हैं। और इसकी जो दौड़ने की स्पीड होती है, ठीक है, ये करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनमें जो सबसे बड़ा आकार होता है गैंडों का, वो किसका है? जो भारतीय गैंडा है उसका है। ठीक है, और दो तरह के गैंडे हैं जो एक सींग वाले पाए जाते हैं। उनमें कौन कौन सा है? एक है आपका भारतीय गैंडा, ठीक है, कौन है? एक तो आपका भारतीय गैंडा है और दूसरा आपका कौन है? जावा गैंडा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, ये एक बहुत, जो भारतीय गैंडा है, अफ्रीकन गैंडे की छोड़ दीजिए, जो भारतीय गैंडा है वो बहुत अच्छा तैराक है और ये उसकी तुलना में, अफ्रीकन गैंडे की तुलना में कम आक्रामक है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये गैंडे, जो ये गैंडे होते हैं, क्या अपना ये क्षेत्र निर्धारित करते हैं? यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा ये भी अपना क्षेत्र निर्धारित करता है। ठीक है, क्या करता है? ये भी अपना क्षेत्र निर्धारित करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो इनका गर्भकाल होता है, जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जितने भी स्तनधारी हैं उनमें सबसे अधिक होता है, करीब 16 महीने का होता है। ठीक है, करीब 16 महीने का होता है। और इनके जो बच्चे पैदा होते हैं, बेसिकली वो कुछ ही घंटों बाद चलना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ गैंडा एक की स्टोन प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? की स्टोन। आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा कि स्टोन प्रजाति वो है जिसे अगर उस पर्यावरण से या उस इकोसिस्टम से हटा दिया जाए तो वहाँ का इकोसिस्टम क्या होता है? उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के बैलेंस को मैनेज करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे गैंडे क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा घास खाते हैं, एक बार में करीब 50 किलो घास खा सकते हैं। तो सोचिए, तो ये कम से कम घास को कंट्रोल करते हैं। गैंडे ना हो तो उस क्षेत्र में क्या होगा? घास का ही वर्चस्व होगा। इसके बाद ये इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, इनका जो प्रजनन करने का जो मौसम या प्रजनन काल का जो मौसम है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, यानी अपने पार्टनर से किसी निश्चित समय में ही मेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये कभी भी हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो अभी गैंडे के बारे में इतना देखा हमने, ये पर्याप्त था। तो अब हम क्या करेंगे, गैंडे के बारे में थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम बहुत जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी क्या देखा आपने, 2024 में एक रिपोर्ट आई, 2024 में एक रिपोर्ट आई स्टेट ऑफ, चलिए छोड़ दीजिए, स्टेट ऑफ राइनो या फिर राइनो के ऊपर या गैंडो के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, विश्व में इनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 5 स्पेसीज हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? करीब 28,000 इनकी संख्या है। साथ ही साथ हमने देखा कि इनमें जो सफ़ेद गैंडे हैं, जो पांचों में से जो देखा जाए तो सफ़ेद गैंडे हैं, इनकी संख्या बढ़ी है। वही भारतीय जो गैंडा है, इसकी संख्या क्या हुई? इसकी संख्या स्थिर है। जो भारतीय गैंडा है, इसकी संख्या क्या है? इसकी संख्या स्थिर है। इसी के बाद हमने देखा कि सारे के सारे गैंडे जो पांचों स्पेसीज हैं वो साइट्स की और WPA एक्ट 1972 की किस सूची में आते हैं? तो प्रथम में, फर्स्ट सूची में आते हैं। वहीं हमने देखा कि जो सफ़ेद गैंडा है, ठीक है, जो वाइट रैनो है, वो IUCN की किस या रेड लिस्ट में कौन सी सूची में आते हैं? तो ये आपके आते हैं नियर थ्रेटेंड में। साथ ही साथ हमने देखा कि जो ब्लैक गैंडे हैं, काले हैं, जो जावा हैं और सुमात्राई हैं, ठीक है, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। वहीं जो भारत का गैंडा है, ये किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है वल्नरेबल में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद फिर हमने भारतीय गैंडों के बारे में थोड़ी सी बात कर ली कि भारतीय के गैंडों को बचाने के लिए सबसे पहले प्रयास कब किया गया? 2019 में किया गया। ठीक है,
2019 में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय गैंडों के लिए एक राष्ट्रीय नीति लाई गई। इनके लिए क्या लाया गया? एक राष्ट्रीय नीति लाई गई ताकि इनको हम संरक्षण दें। फिर 2019 में ही आप देखेंगे तो इनको क्या था, 2019 में ही इनके लिए क्या किया गया? नई दिल्ली घोषणा पत्र लेकर आया गया था। ठीक है, जो न्यू दिल्ली घोषणा पत्र लेकर के आया गया था। वहीं फिर 2020 में क्या हुआ? 2020 में आप देखेंगे तो राइनो के लिए एक विज़न लाया गया। ठीक है, यानी राइनो के लिए एक विज़न लाया गया। तो इस तरह से भारत सरकार इनका संरक्षण कर रही है और इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। फिर हमने देखा था कि सर्वाधिक ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ठीक है, और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इनमें इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इतना हमने गैंडे के बारे में देखा। कोशिश करते हैं कि मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम फिर किसी और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर इसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे तो इनकी संख्या मात्र 150 ही बची है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला ये यहाँ का स्थानीय प्रजाति है, तो इसलिए इसे बचाना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि इनके बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक फ़ंड, ठीक है, जैसे इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट कौन सा प्रोग्राम चला रही है? बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, 2024 से लेकर के 19 तक के लिए इनको फाइनेंस किया। ठीक है, इनका जो फंड था उसको अप्रूवल दे दिया, तो इसलिए चर्चा में आए। तो आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि ये बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम क्या है। तो इन्हीं को रिकवर करना है, यानी इनकी जो संख्या है 150 है, इस संख्या को क्या करना है, इस संख्या को आगे बढ़ाना है, इसीलिए बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम लाया गया। तो ये जब बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम लाया गया था तो आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो सबसे पहले कब लाया गया था? 2013 में। ठीक है, फिर इसी का नाम 2016 में बदल करके बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट कर दिया गया। फिर आप देखेंगे जो ये बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है, बस्टर्ड रिकवरी जो प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन आप देखेंगे तो कब तक है? 2033 तक, यानी शुरू किया गया था 2013 से लेकर के 2033 तक, यानी 2033 तक ये प्लान चलेगा। हम देखेंगे इनकी संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसके बाद हो सकता है गवर्नमेंट इनके लिए कोई दूसरा प्लान लेकर के आए। ठीक है, आप देखेंगे फिर इस प्रोजेक्ट को भारत में इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, यानी अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो इस प्रोजेक्ट को भारत में कोई ना कोई तो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। तो आप देखिए इस प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है या जो इसका क्रियान्वयन कर रहा है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। कौन है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वन्यजीव, भारतीय वन्यजीव संस्थान। फिर इसको फंडिंग भी तो चाहिए, बिना पैसे के प्लान कैसे चलेगा? तो इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? तो इसकी फंडिंग कर रहा है कैंपा, बस कैंपा याद रखिएगा, कैंपा इसकी फंडिंग कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की निगरानी जो कर रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है, आप देखिए इसमें और भी हैं जो इसके पार्टनर एजेंसियां हैं, अगर आप इसे नहीं रटते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की बात होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इन्हें क्या करेंगे, कैचअप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एक पक्षी है, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? हाँ बताइए, ये जो पर्यावरण मंत्रालय है इसी की तो जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। कभी पूछ भी दिया कि कौन कौन से राज्य हैं जिनकी भागीदारी है इसे बचाने में, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। तो क्या राजस्थान इसे बचाने की कोशिश नहीं करेगा? इसके बाद गुजरात भी आता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात है, इनकी संख्या बढ़ाना है, वही कंजर्वेशन ब्रीडिंग यानी ex-situ के माध्यम से। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कोलैबोरेट करने वाली जो एजेंसियां हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, हालांकि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। तो इतना काफ़ी था इसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है। ठीक है, इनकी कंडीशन आप देख लेंगे
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये साइट्स में हमेशा पहली अनुसूची में आएंगी। मैंने कहा भी था आपसे, जब मैंने पहला क्लास लिया था तो मैंने बताया था। उसी तरीके से WPA 1972 में भी ये पहली आएंगी। जब ये रेड लिस्ट की बात करेंगे IUCN की, तो ये किस में है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो अगर आपको सिर्फ मात्र संख्या पता हो कि 150 बच्चे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके विलुप्त होने की संभावना सबसे अधिक है कि नहीं है? तो ये किस में आएंगे? ये CR में चले आएंगे। तो इतना तो था जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन कुछ और क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो UPSC इन पे पूछता है, तो हम थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंटल में पाया जाता है, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, कहाँ है? जो भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन जो कॉन्टिनेंटल है, सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, और उनमें भी इनकी संख्या कहाँ बची है? भारत में करीब 150 बची है, इसलिए इसको बचाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये सब कुछ खाते हैं, ये सर्वाहारी हैं। ज़्यादातर पक्षियाँ मांसाहारी मिलती हैं, लेकिन ये सर्वाहारी हैं, यानी कि क्या करते हैं? ये सब कुछ खाते हैं। इसके बाद जब इन्हें अपने पार्टनर से मेट करना होता है, तो ये अपने पार्टनर को क्या करते हैं? इनके गले में एक थैलीनुमा संरचना बनी होती है, जिसे गूलर पाउच कहते हैं, उससे बहुत तेज़ी से आवाज़ निकालते हैं। यानी कि जो गूलर पाउच होता है, ये इनके गले में पाया जाता है, इससे बहुत तेज़ी से आवाज़ निकालते हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, ताकि उस पार्टनर से मेट करें और ये अपने मतलब फैमिली को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें नर होता है, जो नर होता है, बच्चों को पालने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। जो नवजात बच्चे होते हैं उनको पालने में इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती। ज़्यादातर जानवरों में होती है, लेकिन इनकी भूमिका इसमें नहीं होती, ठीक है। वही आप देखेंगे कि ये भारत के, मैंने भी बताया कि जो भारत का राज्य है राजस्थान, सर्वाधिक वो यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में भी कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे एक मरुस्थल नेशनल पार्क है। कौन है? मरुस्थल नेशनल पार्क है, जहाँ पे इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अभी हमने इसकी लिस्ट भी देख लिया, कब से कब प्रोग्राम लाया गया था, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। तो इतना अगर हम देखते हैं तो शायद क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो जाएंगे। अच्छा, 3 शब्द हम और देख लेते हैं। जैसे हम प्लान, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम की बात करते हैं, तो क्या होता है? अभी हमने देखा कि प्लान क्या होता है। जो प्लान होता है इसे कई फेज में प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लान को हम एक फेज में नहीं, कई फेज में, ठीक है। यानी कि जो ये योजना होती है इसे कई फेज में प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना, सुना है? 5 वर्ष तो हुआ, लेकिन हमने एक टारगेट बना लिया कि भारत को विकसित देश बनाना है, तो हम 5-5 साल पे लेके चले आए योजना, ठीक है। ये तब तक लाएंगे जब तक भारत नहीं बना, हालांकि अभी तो चेंज कर दिया गया है। इसके बाद प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट दरअसल ये किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए बनाया जाता है। योजना में लक्ष्य कई हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है, इस प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। वहीं एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम या कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं? इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम कई प्रोजेक्ट को शामिल कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा अवधि जो होती है इसी की होती है, सबसे लंबी अवधि। और याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट होता है इसकी अवधि निश्चित होती है। जैसे अभी हमने बस्टर्ड वाला प्रोजेक्ट देखा, उसकी अवधि निश्चित है, यानी कि 2033 तक वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ये कहाँ पाया जाता है? केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी है? करीब 150 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है पाया जाता है? तो राजस्थान में, ठीक है। अभी राजस्थान के मरुस्थल नेटवर्क नेशनल पार्क में ये एक सर्वाहारी है, ठीक है। साथ ही साथ गुलर पाउच करके एक संरचना पाई जाती है, जिससे ये अपने पार्टनर को बुलाता है, ठीक है। पार्टनर को क्या करता है? बुलाता है। अपने बच्चों की देखभाल में इसका कोई योगदान नहीं होता, ये हम इसके बारे में देख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें WPA 1972 और साइट्स में की अनुसूची में, इसका कौन सा स्थान है?
पहली अनुसूची में है। वही IUCN की ये रेड लिस्ट में है। किस में है? IUCN की ये रेड लिस्ट में शामिल है। ठीक है, और क्या करना है? हाँ, और देखते हैं कि इसको बचाने के लिए जो इसका रिकवरी प्रोग्राम लाया गया था वो 2013 में लाया गया था। 2016 में इसे प्रोजेक्ट में बदल दिया गया और इसका टारगेट कब तक है? 2033 तक। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्ट चलेगा ये कब तक चलेगा? 2033 तक। और हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसको फंडिंग की है। ठीक है, तो फिर चलिए हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी समाप्त हो गया। अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा हम क्रोकोडाइल्स के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, ये हम जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं तो मन में प्रश्न आता होगा ना कि यार हम इतना जानवरों के बारे में कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है, और क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट हर साल क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। पिछले साल भी था, 2019 में भी था, 22 में भी था, और पिछले साल तो थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन था। ठीक है, आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जो इंटरव्यू होता है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं कि बताइए मगरमच्छ। हालांकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्रोकोडाइल के बारे में, ये 2019 के मेंस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे तो 2022 में प्रीलिम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या 2019 और 22 में पूछ चुका है तो क्या आगे पूछेगा? जिससे मन में प्रश्न उठेगा ना कि क्या आगे पूछेगा। तो देखते हैं पूछता है कि नहीं पूछता, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम सेफ जोन में हों, क्योंकि कभी कभी एक नंबर से भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये 50 वर्ष इसके पूरे हुए हैं, तो इसलिए ये क्रोकोडाइल काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, अब ये देखिए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में कह रहा है। अब ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। कहाँ से लॉन्च किया गया था? भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है बताइए? तो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा से है। ठीक है, तो अब इसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है क्रोकोडाइल को बचाने के लिए, अभी आप देखेंगे इसमें जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? UNDP सपोर्ट कर रहा है और FAO कर रहा है। कौन कर रहा है? UNDP और FAO। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है, जैसे जैसे ये संगठन चर्चा में आ रहे हैं आपको इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है, जैसे अब ये UNDP क्या है? ये काफ़ी रिपोर्ट भी जारी करता है। PCS में पूछा था कि इसने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है, आपको भी रिपोर्ट देख ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 1965 में बना था, बस मैं इतना बताऊंगा। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये FAO है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? ये किस लिए बना था? ये बना था 1945 में, पूरे विश्व में से भूखमरी को समाप्त करना था। क्या समाप्त करना था? ये चाहता था कि पूरे विश्व में हम भूखमरी को समाप्त करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो FAO बना, ठीक है, ये कब बना था? ये बना था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए इसी 16 अक्टूबर को आप देखेंगे तो हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं इसे? हम इसे विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो FAO बना था, क्या भारत इसका सदस्य था या वर्तमान में है? तो भारत इसका सदस्य है, और भारत वो भी संस्थापक सदस्य था। संस्थापक सदस्य वो सदस्य होते हैं जो इसके बनने के समय पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो भारत जो था इसका एक संस्थापक सदस्य था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय रोम में है। रोम कहाँ पे है? इटली में। कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमें क्या होता है, हमें जानना इनके बारे में भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने इतना देखा, तो हमने भी देखा कि कौन से प्रोजेक्ट लाए गए, किसने सपोर्ट किया। तो हमने कहा भितरकनिका में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी क्रोकोडाइल की, तो इनके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, कि ये रामसर साइट में अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे इसकी लोकेशन तो उड़ीसा में है और रामसर साइट भी है ये, और देखेंगे तो दूसरा सुंदरवन के बाद देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम भी है ये। क्या है? ठीक है,
इसके बाद इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, जिसे हम देखें। बाकी हम देख सकते हैं कि ये घर भी है, होम है किसका, लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी यहाँ पे कौन से क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलिए अबाउट क्रोकोडाइल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्रोकोडाइल के बारे में देखेंगे तो ये वर्टिब्रेट क्लास का रेप्टाइल है, वो भी लार्जेस्ट है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि क्रोकोडाइल को आप देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा रेंगने वाला जीव है, सबसे बड़ा रेंगने वाला, यानी सरीसृप है। जो सरीसृप होता है वो क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। आप सोचेंगे सर इसके बाद ये पाइथन क्या है और क्या बोलते हैं एनाकोंडा क्या है, तो देखिए ये रेंगने वाला जीव तो है लेकिन ये वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट का मतलब यानी कशेरुकी का मतलब ये होता है इसके पास रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ की हड्डी है। बाकी के पास देखेंगे तो वो अवर्टिब्रेट हैं, यानी कि उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। यानी कि अगर रीढ़ की हड्डी है उनमें आप देखेंगे सबसे बड़ा रेप्टाइल कौन पाया जाता है, तो वो है आपका क्रोकोडाइल, ठीक है। इनका आवास देखेंगे तो ये क्या है, आवास का मतलब है कि कहाँ कहाँ रहते हैं ये। तो क्रोकोडाइल जो होता है वो आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको मतलब लेक रिवर्स में भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको सॉल्ट वाटर में भी मिलेगा। यानी ये जो क्रोकोडाइल है कहाँ कहाँ मिलेगा, ये दोनों पानियों में रह सकते हैं, यानी कि सॉल्ट वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। किस में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ज़्यादातर ये जो क्रोकोडाइल होते हैं ये रात्रिचर होते हैं, ठीक है। रात्रिचर कहने का मतलब ये हो गया, जो ये देखिए नॉक्टुरल एनिमल्स का मतलब ये हो गया कि ये रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर शिकार कब करते हैं, तो नाइट में ही करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये क्या हो गया, इसके बाद आप देखेंगे बालक, ठीक है, देखेंगे तो ये पोइकिलोथर्मिक जीव है। यानी कि एक सीमा तक ये अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। यानी ये एक सीमा तक अपने शरीर के जो तापमान है उन पर नियंत्रण पा सकता है, ठीक है। तो नियंत्रण पा सकता है। अधिकतर ये क्या होता है, रात्रिचर है। इनके बारे में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे इनके जो दांत हैं, दांत जो टीथ हैं वो जीवन भर आते हैं। क्या हमारे आते हैं, हमारे कब टूट जाते हैं, तो इनके जो दांत हैं वो कब आते हैं, वो जीवन भर आते ही रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है ये भी कीस्टोन प्रजाति हैं। कौन सी प्रजाति हैं, ये भी कीस्टोन प्रजाति हैं। साथ ही साथ ये इंडिकेटर स्पीशीज भी हैं, यानी इंडिकेट करती हैं, ठीक है, कि पर्यावरण कैसा है। तो ये इंडिकेटर प्रजाति भी हैं। और इसके बाद आप देखेंगे जो इनमें मादा होती हैं, मादा इस क्रोकोडाइल में, जो ये क्रोकोडाइल है इनकी जो मादा होती हैं जो अंडे देती हैं, कहाँ देती हैं, ये अंडे मुख्यतः ज़मीन पे यानी मिट्टी में देती हैं। कहाँ देती हैं, ये अंडे ज़्यादातर मिट्टी में देती हैं। और इनके जो लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि इनका जो सेक्स होगा, मेल होंगे या फीमेल होगा, मतलब ये मेल होगा या फीमेल होगा, कोई भी क्रोकोडाइल, वो कौन डिसाइड करता है, वो उनके माता पिता डिसाइड नहीं करते हैं, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि इनका जो लिंग होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। विश्व में आप देखेंगे तो इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में। कहाँ, किस राज्य में पाई जाती है, तो उड़ीसा में पाई जाती है। और मुख्यतः वह जो भीतर कनिका है वो इसीलिए जाना ही जाता है, ठीक है। वर्तमान में आप देखेंगे तो ये उड़ीसा के अलावा एमपी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, केरल में भी पाए जाते हैं, ठीक। और उड़ीसा में तो पाए जाते हैं, एमपी और केरल, अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक जीव और होता है
एक जो और से पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो मगरमच्छ होते हैं, ठीक है, जैसे मगरमच्छ हैं, तो साइट्स में WPA एक्ट 1972 में और रेड लिस्ट में इनका क्या स्थान है? ये क्रोकोडाइल का, देखिए घड़ियाल के बारे में यहाँ दिया हुआ है, क्रोकोडाइल के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है, यानी जो मगरमच्छ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी आपसे क्या कहा, दो टाइप्स के मगरमच्छ हैं, एक फ्रेश वाटर है और एक साल्ट वाटर है, ठीक है। कौन सा है? तो ये जो साल्ट वाटर है, ये आप देखेंगे जो साल्ट वाटर है ये लिस्ट कंसर्न है, यानी इनकी संख्या बहुत अधिक है। उसी तरीके से अफ्रीका में पाया जाता है एक नील क्रोकोडाइल होता है, नील क्रोकोडाइल, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी लिस्ट कंसर्न है। और जो ये अफ्रीका का नील क्रोकोडाइल है, इसे अफ्रीका का पूरे प्रमुख शिकारी भी माना जाता है, यानी क्या माना जाता है, अफ्रीका का प्रमुख शिकारी भी माना जाता है, ठीक है। वहीं आप भारत में बात करेंगे, ये तो हमने देखा, ठीक है। ये जो भारत में बात करेंगे, स्वच्छ छोड़िए, भी भारत की बात करते हैं। जो भारत में मगरमच्छ पाए जाते हैं, दो तरीके के पाए जाते हैं, एक फ्रेश वाटर में पाया जाता है और एक साल्ट वाटर में। साल्ट वाटर में जो पाए जाते हैं इनकी संख्या भारत में अधिक है, क्या है, इनकी संख्या भारत में अधिक है। और ये लिस्ट कंसर्न में, यानी कि रेड लिस्ट में किस में आते हैं, लिस्ट कंसर्न में आते हैं। साथ ही साथ ये WPA और साइट्स की कौन सी सूची में आएंगे, सूची फर्स्ट में आएंगे। बाकी जितने भी आपने देखा वो सूची फर्स्ट में ही आएंगे इन दोनों के, ठीक है। इससे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ IUCN की रेड लिस्ट हमें देखने की ज़रूरत होती है। वहीं जो भारत के स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है, ये वल्नरेबल हैं। ये क्या हैं, ये वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्रोकोडाइल की कुछ और प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे घड़ियाल, ठीक है तो एक तरीके का क्रोकोडाइल ही, लेकिन घड़ियाल के बारे में देखते हैं। तो जो घड़ियाल होता है ये क्या होता है, जिससे अभी आपने देखा ना, यहाँ पे दिया हुआ, देखिए घड़ियाल। तो घड़ियाल का जो ये मुंह होता है ना, ये पतला होता है, जो आप देख रहे हैं ये निकला हुआ उसका मुंह है, वो थोड़ा सा क्या होता है, ये पतला होता है। और जो घड़ियाल होते हैं ये मुख्यतः किस में पाए जाते हैं, ये मुख्यतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो भारत में जो घड़ियाल पाया जाता है आप देखेंगे ये चंबल में, ठीक है, मतलब चंबल के एरिया, घाघरा नदी में और गंगा नदी में, मुख्यतः ये यहीं पाए जाते हैं। आप देखेंगे जो घड़ियाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ये कहाँ से शुरुआत की गई थी, चंबल से ही शुरू की गई थी। ये 2019 या 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि जो घड़ियाल परियोजना भारत में शुरू की गई थी, कहाँ से शुरू की गई थी। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया जो मगरमच्छ परियोजना शुरू की गई थी वो कहाँ से शुरू की गई थी, वो भितरकनिका से, उड़ीसा से शुरू की गई थी। तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि जब इसके बारे में पूछ सकता है तो हो सकता है कल को उसके बारे में भी पूछ लें, क्योंकि पूछा तो जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो घड़ियाल है, जो घड़ियाल आप देख रहे हैं, ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये 3 देशों में पाया जाता है। एक तो भारत हो गया अपना, दूसरा नेपाल और तीसरा बांग्लादेश। यानी इसको छोड़ करके विश्व में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, इसको छोड़ करके विश्व में और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, बस इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ तो ऐसे बचता नहीं है, का 2 पॉइंट संख्या भी देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि घड़ियालों की संख्या भारत में कितनी पाई जाती है, कोई संख्या पाई जाती होगी। तो भारत में करीब इनकी संख्या 3044 है, ठीक है। और ये अकेले आप देखेंगे तो MP में इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, 2456 में। यानी ये उड़ीसा के भितरकनिका में सबसे अधिक पाए जाते हैं, साथ ही साथ उसके बाद ये MP में पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, शायद मैंने लेक्चर में ये बताया था कि उड़ीसा में सर्वाधिक पाए जाते हैं, पर वो स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। वहाँ मगरमच्छ सर्वाधिक पाए जाते हैं, वहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं, लेकिन घड़ियाल सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो MP में पाए जाते हैं, ठीक है। MP में वही जो हमने चंबल की बात किया था,
वही तो, वो मैंने गलत नहीं बताया था, वो मगरमच्छ के बारे में था, ये घड़ियाल के बारे में था, इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे थे। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा एक आध जीव के बारे में अगर हम और पढ़ लेते ना तो हमारा आसान हो जाता, क्योंकि जीव के बारे में थोड़ा हमें डिटेल से पढ़ना था, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकन है। लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पीटी 365, सिर्फ हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, और उन्हें हम बहुत जल्दी से पढ़ते हुए क्या करेंगे, ख़त्म करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो बस हम इतना देखेंगे कि ये रजिस्टर कौन जारी करता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रजिस्टर कौन जारी करता है। जैसे देखेंगे आप जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो जारी करती है, और बेसिकली इसमें क्या होता है बस ये देख के हम आगे निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकन था। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा ऊँट के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम ऊँट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ऊँट के बारे में देखेंगे तो अभी ये जैसे कंजर्वेशन इंडेक्स है, इन सबको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम पहले जानवरों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो कैमल के बारे में देखते हैं, थोड़ा और जूम किया जाए ना, अब सही है। ठीक है, चलिए अब ऊँट के बारे में पढ़ना है तो पढ़ ही लेते हैं। तो क्या जानते हैं आप ऊँट से, बताइए। तो ऊँट के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि जो इसमें नहीं दिया है हम उसे भी कवर कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो कुबड़ है यहाँ पे क्या जमा होता है, तो यहाँ पे चर्बी होता है। ठीक है, जो इनके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा आप तो जानते हैं जो फैट होता है वो क्या काम करता है, वो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये भी तो भारत की किसी न किसी सूची में शामिल होंगे। तो ये साइट्स किसकी सूची में, कौन सी सूची में शामिल हैं, ये WPA एक्ट जो 1972 है उसमें किस में शामिल हैं, साथ ही साथ ये रेड लिस्ट में किस में शामिल हैं, बताइए बताइए। किस में शामिल हैं? दरअसल ये रेड लिस्ट में शामिल नहीं है और ना ही साइट्स में शामिल हैं। ठीक है, और ये जो WPA है, बताइए जो WPA है क्या इसमें शामिल है, क्या इसकी पहली सूची में? तो इसकी पहली सूची में क्या है, ये शामिल नहीं है। दरअसल जितने भी पालतू जीव होते हैं उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता, यानी कि ऊँटों का साइट्स में ऊँट शामिल नहीं है। इसका मतलब ये जो साइट्स है इसमें ऊँट शामिल नहीं है, पहली अनुसूची में नहीं है, दूसरे में। तो पहली में जब नहीं है तो इसका मतलब इनका ट्रेड किया जा सकता है इंटरनेशनल, यानी कि आप अपने ऊँटों को जा कर के बेच सकते हैं। ठीक है, रेड लिस्ट में शामिल नहीं है तो आईसीएन किसी प्रकार को इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये ऊँट जो पाए जाते हैं भारत में, जो ये ऊँट पाए जाते हैं, अभी देखिए 2024 में क्या हुआ, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स यानी कि ऊँटों का वर्ष घोषित कर दिया गया। ठीक है, और ये किसने किया, यूनाइटेड नेशन ने। किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन ने किया है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऊँटों के बारे में इसमें और कुछ वैसे खास तो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये दो टाइप्स के ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, या तो पहले अरेबियन कह लीजिए, फिर एक बैक्टीरियन ऊँट कह लीजिए। ठीक है, तो एक अरेबियन होता है और एक बैक्टीरियन। तो जो अरेबियन होता है उसमें एक ही हम्प यानी कि एक ही कुबड़ होता है, यानी जो ये कुबड़ देख रहे हैं ना, ठीक है, ये अरेबियन में कितना होता है, एक होता है। जो बैक्टीरियन होते हैं उसमें कितना होता है, यही कुबड़ दो होता है। वैसे हम लोगों ने ऊँट देखा नहीं है, तो जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद ये ऊँट क्या होते हैं, ये तो ठीक है स्तनधारी होते ही होते हैं। इसके बाद ये हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी भी होते हैं, और ये सूखे वाली कंडीशन में स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान में रहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे इनकी बॉडी अकॉर्डिंग टू उसके सर्वाइव हो जाएगी। ठीक है, और मुख्यतः अगर देखा जाए विश्व में तो ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका और एशिया में। कहाँ पाए जाते हैं, यानी ऊँट अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। दो प्रकार के ऊँट होते हैं, एक अरेबियन होता है, एक बैक्टीरियन होता है। अरेबियन ऊँट में एक हम्प होता है, बैक्टीरियन में दो हम्प होते हैं। ठीक है, उसी के पास ये मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी होते हैं। इसके साथ साथ ये शाकाहारी भी होते हैं।
फिर इसके बाद ये देखा जाए तो ये ड्रॉट एनिमल्स भी होते हैं, यानी कि किसी भी कंडीशन में, हॉट कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे ऊँट को, तो ये स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का ये स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, क्या ये राजस्थान का ये स्टेट एनिमल भी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो बैक्टीरियन ऊँट हैं, बस जो इंपॉर्टेंट है हम वही देख रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये नुब्रा वैली में पाए जाते हैं। दरअसल ये नुब्रा वैली पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। तो जब हम यहाँ कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम इसको अपडेट कर लें तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम देख लेते हैं जो ऊँट है, ये तो हमने देखा विश्व में, ये भारत के कितने राज्यों में पाए जाते हैं बताइए। तो ये भारत के करीब 7 राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक संख्या इनकी कहाँ पे है, सर्वाधिक संख्या इनकी राजस्थान में है। राजस्थान में करीब ये कितने % पाए जाते हैं बताइए। राजस्थान में आप देखेंगे तो इनकी संख्या करीब कितनी होती है, 80%। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वही, ये कोई मौसमी प्रजनक नहीं होते हैं, यानी कि मौसम के आधार पर इनका कोई प्रजनन नहीं होता है। साथ ही साथ जो इनका कुबड़ होता है वो उनके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, इन्हें अभी बात चली थी कि हम इन्हें राष्ट्रीय पशुधन का दर्जा दें। किसका दर्जा, राष्ट्रीय पशुधन का, लेकिन दर्जा अभी प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशुधन का जो इन्हें दर्जा देने की बात हो रही थी वो दर्जा इन्हें अभी भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ खास तो इसमें बचता नहीं है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। कवक, जो फंगा है या जो कवक हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये देख लेते हैं इनकी मान्यता को लेकर के और इनके संरक्षण को लेकर के। ठीक है, अभी हाल ही में आप देखेंगे तो एक फंगी फाउंडेशन है, इसने क्या किया, इसने मांग की है कि भैया आप क्या करिए, इन्हें भी क्या करिए, इन्हें भी फ्लोरा और फौना की तरह, मतलब इन्हें भी फंगा और मतलब वही फ्लोरा और फौना की तरह क्या करिए, इन्हें भी आप एक मान्यता दीजिए, यानी कि इन्हें भी एक जीव के रूप में क्या करिए, मान्यता दीजिए। और ये तीनों मिलके क्या कहलाएंगे, ट्रिनिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कौन कौन, फ्लोरा, फौना और फंगा, ये तीनों मिलके यही कहलाते हैं। ठीक है, तो आखिर कवक पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है बताइए। कवक का एक तरीके से देखेंगे तो बहुत बड़ा व्यावसायिक उद्योग है। ठीक है, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और ये क्या होते हैं, एक सूक्ष्म जीव होते हैं। अच्छा, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हम इसको बिल्कुल सैम्पल लैंग्वेज में समझेंगे, बिल्कुल टेक्निकल नहीं। जैसे आप देखिए, हम बड़े जीव के बारे में सुनते हैं, तो बड़े जीव कौन होते हैं, बड़े जीव वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, और जो छोटे जीव होते हैं उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो इन्हीं को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। आँखों से जिन्हें हम अपने नहीं देख सकते उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। बाकी सबका सेम काम होता है, जैसे हम खाना पीना खाते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी में प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस उनमें भी होते हैं। ठीक है, बस अंतर ये कि हम दिखाई देते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो यही बात की जा रही है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी इस श्रेणी में लाया जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस श्रेणी में लाने के लिए जो फंगी फाउंडेशन है ये काफ़ी मेहनत कर रहा है। और ये फंगी फाउंडेशन है कहाँ का, तो जब आप इसमें देखेंगे तो ये फंगी फाउंडेशन किसकी देन है, तो ये फंगी फाउंडेशन चिली की देन है, चिली राष्ट्र के। अच्छा, ये चिली राष्ट्र कहाँ पे है, तो आप जब साउथ अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे एक देश आपको मिलेगा। ठीक है, जो चिली है। और इस चिली के बारे में एक चीज़ और देखिए, जैसे इसमें कहाँ गया, चिली को आप एक चीज़ और देखेंगे तो यही चिली ही है जिसने अपने पर्यावरण कानून में, यानी कि चिली ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने इन्वायरमेंट लॉ में इसको शामिल किया है, यानी कि अपने इन्वायरमेंट लॉ में भी इसको प्रोटेक्ट करता है। कौन सा देश करता है, विश्व का एकमात्र देश है, वो कौन है, चिली है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो आप फंगी फाउंडेशन देख रहे हैं, फंगी फाउंडेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी चिली में है। कभी पूछ दिया फंगी फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, तो याद रखना होगा आपको कि ये भी कहाँ है बताइए, चिली में है ये। ठीक है, और ये जो फंगी फाउंडेशन बनाया गया था ये सितंबर 2020 में बना था। कब बना था, ये सितंबर 2020 में बना था। हालांकि आप देखेंगे तो
फंगी का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल मीन्स क्या हो गया? जैसे बहुत बड़े रोल का मतलब ये हो गया कि जब आप इनका यूज देखेंगे ना, ठीक है, तो इनका यूज़ देखिए मेडिसिन में होता है। मेडिसिन आपको पता होगा, जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, ठीक है, पेनिसिलिन। जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी, कौन सी बनाई गई थी? पेनिसिलिन बनाई गई थी। और वो किससे बनाई गई थी? वो एक फंगी यानी कि एक कवक से ही बनाई गई थी, फंजाई से ही बनाई गई थी। इसलिए क्या होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जैसे कवक की, तो आप देखेंगे कि मतलब एक कोष के भी होते हैं, बहुकोष के भी होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वहीं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चिली एकमात्र ऐसा देश है जो जिसने इसको अपने लॉ में भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इतना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए आप आए, आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर अप कर लें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।